हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ CCSU LLB सेमेस्टर 1 दिसंबर 2024 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्ट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन ए मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, जिसमें कि 5 क्वेश्चन हैं और हमें पाँचों के पाँचों ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर ये पूछा गया है कि दोनों में अंतर बताइए, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। वॉइड एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट दैट इज नॉट वैलिड फ्रॉम द बिगनिंग, इट हैज़ नॉट लीगल इफेक्ट्स एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन लॉ। Void contract, a contract that was valid when made but later become unenforceable due to some legal reason such as impossibility or change in law. Difference between void agreement and void contract. Void agreement, it is never valid from the starting. It cannot be enforced by any stage. It is valid because of basic flaws like agreement with minor or agreement against public policy. Void contract, it is a contract at the time of formation. It become unforeseeable later due to circumstances like impossibility, illegality, or change in law. It loses its binding force because of event after formation, not because of initial defects. Conclusion: a void agreement is enforceable right from beginning, and while a void contract is valid initial but loses enforceability later due to change circumstances, both cannot be enforced in a law. Yet the distinct lies in their origin and time. Understanding this difference is crucial for law student, as it is highlighted how the Indian Contract Act ensure clarity, fairness, and certainty in contractual dealings, protecting parties from unfair or imposed obligations. यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से ही वैलिड नहीं होता है, ये किसी भी स्टेज पर इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, और यह बेसिक लीगल फ्लॉज के कारण हो सकता है। एग्रीमेंट विद द माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वह कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि वह स्टार्टिंग से तो वैलिड होता है, पर जब कोई चेंज लॉ में कोई चेंज हो जाता है या फिर इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं रहता है। यहाँ पर हमने कंक्लूजन भी बताया हुआ है, जिसमें कि दिया गया है कि वॉइड एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ? प्रॉमिस फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है उसमें प्रॉमिस ही जो होता है वो फाउंडेशन होता है एग्रीमेंट की। व्हेन टू पार्टी एक्सचेंज कमिटमेंट्स, जब दो पार्टी आपस में कमिटमेंट करती हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, दे क्रिएट रेसिप्रोकल promises, वे इस तरीके का प्रॉमिस क्रिएट करती हैं। अंडर सेक्शन 2F ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, रेसिप्रोकल प्रॉमिस are those which from consideration of each other ensuring mutual obligations. Mutual exchange, each party promises in the consideration for the other. Example: seller promise goods, buyer promise payments. Type of reciprocal promises: they might be independent, dependent, or concurrent. Independent promise can be enforced separately, while dependent ones rely on the prior performance. Performance rules. Section 51 to 58 of the Act guide promises. For instance, simulation promise must be performed together.
सेक्शन 51 से लेकर 58 में बताया गया है कि किस तरीके से ये एक्ट काम करता है और किस तरीके से प्रॉमिसेस एक दूसरे के साथ परफॉर्मेंस करते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्रॉमिसेस आर द फाउंडेशन ऑफ एग्रीमेंट। ये एक इस तरीके की एग्रीमेंट होता है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। टू साइडेड एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है, लीगल बाइंडिंग होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल? In Indian law, contract law, the principle of concisus ad idem, meeting of mind, is essential for a valid agreement. When both parties enter into a contract, जब दो पार्टियां एंटर करती हैं कॉन्ट्रैक्ट में अंडर ए रॉन्ग बिलीव, एक गलत धारणा के साथ, अबाउट ए फंडामेंटल फैक्ट, इट इज़ ए कॉल्ड ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसी को मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहा जाता है। अंडर सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, such contracts are void because there is no real consent. Definition of mistake of fact excusable. A mistake of fact occurs when party misunderstood or essentially fact related to the contract. इसकी डेफिनेशन में बताया गया है कि जब दोनों पार्टी जो फैक्ट होता है उसको ठीक से नहीं समझ पाती है और ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं, सच एज सब्जेक्ट मैटर, आइडेंटिटी और एक्सिस्टेंस, म्यूचुअल मिस्टेक, दोनों पार्टियां एक तरीके से म्यूचुअल मिस्टेक करती हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। एग्जाम्पल, एग्रीमेंट ऑफ सेल गुड्स दैट हैज़ नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यूनिलेटरल मिस्टेक, इट इज़ ओनली वन पार्टी इज मिस्टेकन। अगर एक पार्टी मिस्टेक कर दी तो इसको यूनिलेटरल मिस्टेक बोलते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली वैलिड अनलेस द मिस्टेक इज बोथ unless the mistake is about the identity of the person or nature of the contract. Difference from mistake of law. Mistake of law is not excusable, but mistake of fact can be excusable if it affects the core of the agreement. Legal effect. Contract based on mistake of fact are void ab initio from the beginning, ensuring fairness and preventing injustice enforcement. Conclusion: yes, mistake of fact is excusable under Indian contract law when it is relies to an essential element of the agreement. Such contracts are void because genuine consent is absent. The principle safeguards fairness is ensuring that no party is bound by the agreement entered under a fundamental misunderstanding. इसमें बताया है कि किस तरीके से फैक्ट जो होते हैं अगर गलत तरीके से उनको समझा जाता है तो वह एक्सक्यूजेबल होते हैं और उसके लीगल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एग्रीमेंट इज रिस्टेन ऑफ मैरिज इज वॉइड बाय। मैरिज इज कंसीडर ए फंडामेंटल राइट। मैरिज को एक फंडामेंटल राइट माना गया है एंड ए सोशल institution in India. The Indian Contract Act 1872 under section 26 specially declared that any agreement is stained of a marriage other than that of a minor is void. This is because such agreement interferes the personal liberty and freedom to marry, which is essential for public policy and social welfare. Violation of personal liberty. Restraining someone from marrying restricted their fundamental freedom. The law protects individual choice, so such agreement cannot be enforced. अगेंस्ट, यह एक पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। मैरिज इज ए सोशल नेसेसिटी। एग्रीमेंट दैट डिस्कस ए प्रिवेंट मैरिज आर कंसीडर हार्मफुल टू सोसाइटी एंड देयर आफ्टर वॉइड। क्योंकि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिसमें कि शादी से डिस्करेज करने के लिए होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो यह सोसाइटी के लिए ख़तरनाक है।
लीगल प्रोविजन सेक्शन 26 में इसका लीगल प्रोविजन दिया गया है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली स्टेट्स दैट एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग मैरिज एक्सेप्ट इन द केस ऑफ माइनर आर void अब इनिशियो इनवैलिड फ्रॉम द बिगनिंग, ये शुरुआत से ही void नहीं होता है। Conclusion, agreement is a strain of a marriage are void because they interfere the individual freedom and go against the public policy. By declaring their unenforceable, the law ensured that the personal right and social values are protected, reinforcing marriage as a vital institution in society. Question number 5. What is discharge of contract? A contract that create legal obligation between two party. जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो लीगल पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है और उनके बीच में ऑब्लिगेशंस होती हैं। दैट ऑब्लिगेशन डू नॉट लास्ट फॉर एवर। When the rights and duties arise from a contract come to an end, the contract is said to be discharged. जब वो दोनों ऑब्लिगेशन और दोनों के राइट पूरे हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं, तो वह कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। इट्स सिंपल टर्म डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। इसका सिंपल मतलब होता है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन realizing party for further performance. The Indian Contract Act 1872 recognized several mode of discharge. बहुत सारे मोड हैं इसके डिस्चार्ज के। फर्स्ट, by performance, the most common mode of discharge when both parties fulfill their respective promises, the contract is completed and discharged. जब दोनों पार्टीज अपने प्रॉमिस को कंप्लीट कर देती हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे कि डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट मेड एज एग्रीड। नंबर 2, बाय एग्रीमेंट और कंसेंट, पार्टीज में म्यूचुअली एग्री टू एंड alter or substitute the contract. This include novation, reconcise or alteration. Example, replacing an old contract with a new one. एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट को एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलाना जिसमें कि उनके ऑब्लिगेशंस और कंसेंट चेंज हो जाते हैं। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और ब्रीच, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी ऑब्लिगेशन का ब्रीच होता है तो भी एंड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज व इम्पोजिबली फ्रस्ट्रेशन, लैप्स ऑफ टाइम, इंसॉल्वेंसी और ब्रीच ऑफ वन पार्टी। एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म एन एक्ट that becomes illegal is discharged automatically. Conclusion, discharge of contract signifies the end of contractual obligation either through performance, mutual agreement, operation of law or breach. It ensures that parties are no longer bound once the purpose of the contract is fulfilled or legally terminated, maintaining fairness and clarity इस कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये वीडियो सेक्शन ए का मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।